एपिसोड 5 की शुरुआत जुजुत्सु टेक के प्रिंसिपल मासामिची यागा और उसके बनाए हुए कर्स्ड कोर्प्स यानी पैंडा से होती है। सीन्स पास्ट के होते हैं जिनमें क्योटो हाई के प्रिंसिपल यागा को वार्न करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि मासामिची की कर्स टेक्निक से वो अपने लिए एक आर्मी खड़ी कर सकता है, सिंस वो अपनी कर्स टेक्निक से किसी भी ऑब्जेक्ट या कोर्प्स में जान डाल सकता है। और उससे भी बढ़कर हैरानगी की ये बात है कि यूजुअली कर्स्ड कोर्प्सेस अपने सोर्सरर की पावर से चलती है, मगर यागा अगर एक मर्तबा किसी डॉल या ऑब्जेक्ट को जिंदा कर दे तो वो उसके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली के बजाय खुद ब खुद ही फंक्शन करती हैं और एक सेपरेट ऑटोनॉमस एंटिटी बन जाती हैं, जैसे कि पैंडा। इसे इंसानों की तरह बोलता देख हमेशा सब कंफ्यूज ही रहते हैं। अब क्योटो के प्रिंसिपल का मानना है कि यागा की टेक्निक जुजुत्सु वर्ल्ड के लिए एक थ्रेट बन सकती है, इसलिए उसे पक्का पक्का जेल में डाल देना चाहिए इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग हिज टेक्निक एंड गिविंग हिम द टाइटल ऑफ अ स्पेशल ग्रेट सोर्सरर। इसके बाद यागा अपना घर विजिट करता है जहाँ उसका बनाया हुआ एक और कर्स्ड ऑब्जेक्ट उससे बातें करता है। उसका नाम ताकेरू है और वो यागा को उसके फर्स्ट नेम से पुकारता है, यानी मासामिची कहकर पुकारता है। यागा उसे बताता है कि वो वापस जुजुत्सु टेक काम के सिलसिले से लौट रहा है और उसे वापस आने में टाइम लगेगा। आने से पहले वो ताकेरू को प्रॉमिस करता है कि वो उसे उसकी माँ से मिलवाएगा। उसके निकलने से पहले ताकेरू और बाकी कर्स्ड डॉल्स उसको उदासी के साथ अलविदा बोलती हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट के सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ हमें पैंडा और कुसाकाबी दिखाई देते हैं। कुसाकाबी पैंडा को बोलता है कि वो सिर्फ इसलिए उसकी मदद कर रहा है क्योंकि वो यागा को बचाना चाहता है एंड सिंस ही ओज यागा अ फेवर ही वांट्स टू हेल्प पैंडा सो ही कैन रेस्क्यू यागा। सीन्स वापस माजी की ओर लौटते हैं जहाँ यागा ताकेरू को गार्डन में लेकर जाता है जहाँ वो एक आदमी और व्हील चेयर पर बैठी एक औरत को वेलकम करता है। वो उन्हें एडवांस में वार्न करता है कि वो जिस ताकेरू को पेश करने जा रहा है वो उनका छोटा बेटा ताकेरू नहीं है जो कि रियल लाइफ में मर चुका है, क्योंकि वो एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर उसने ताकेरू की सोल इन्फॉर्मेशन एंड पर्सनैलिटी डाली हुई है। इसके बावजूद ताकेरू की माँ उसे देखकर अपनी व्हील चेयर से उठकर उसकी ओर भागने की कोशिश करती है मगर गिर जाती है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आते हैं और हमें यागा दिखाया जाता है ऑन द रन आफ्टर हेडक्वार्टर्स ने उसे मौत की सजा सुना दी थी फॉर थिंकिंग दैट ही कोऑपरेटेड द शिबुया इंसिडेंट। रास्ते में उसे क्योटो हाई के प्रिंसिपल जिनका नाम योशिनोबु गाकुगाजी है गली में घेर लेते हैं। वो उसे फोर्स करते हैं कि वो अपनी सीक्रेट टेक्निक रिवील करे जिसके जरिए वो डॉल्स में जान डालकर उन्हें ऑटोनॉमस बना देता है। ऑटोनॉमस मींस खुद ब खुद चलने वाला जीन। उसके बाद गाकुगाजी अपनी कर्स टेक्निक साउंड एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हुए अपनी गिटार की आवाज को कर्स्ड वेव्स में तब्दील करके यागा की ओर एमिट करता है, जिनसे यागा की छाती पर बहुत गहरे घाव बन जाते हैं और वो मौत का सामना करते हुए दिखाई देता है। जब वो रोड के किनारे मर रहा होता है वो रिवील करता है कि सबसे पहले वो किसी भी बॉडी की इन्फॉर्मेशन को सोल इन्फॉर्मेशन में तब्दील करता है, जिसके बाद वो उसे कर्स्ड ऑब्जेक्ट की कोर में प्लेस करता है। वो अगला मेन राज फाश करता है ये बताते हुए कि ये सब काफी नहीं बल्कि कर्स्ड ऑब्जेक्ट को ऑटोनॉमस बनाने के लिए वो एक ऑब्जेक्ट में 3 कंपैटिबल सोल्स डालता है, यानी कि ऐसी सोल्स जो एक दूसरे से मिलती हो और उनकी अच्छी बॉन्डिंग बनती हो। वो अपनी कर्स टेक्निक से मेक श्योर करता है कि वो सोल्स हर टाइम एक दूसरे को ऑब्जर्व करती रहे, जिसकी बदौलत ऑब्जेक्ट्स में फाइनली सेल्फ अवेयरनेस पैदा होती है और वो ऑटोनॉमस बन जाते हैं। ये सुनकर गाकुगाजी शॉक हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर पैंडा एंट्री मारता है जो कि यागा का बनाया हुआ कर्स्ड ऑब्जेक्ट है। वो गाकुगाजी पर हमला नहीं करता क्योंकि ये उसकी नेचर में नहीं है। वो उल्टा यागा को अपनी बाहों में थामे रोना शुरू कर देता है। सीन्स फाइनली हमारे लीड्स यूजी एंड मेगुमी की तरफ शिफ्ट होते हैं। उन्हें टेंगन की बताई हुई बातें याद आती हैं जो कि उन्हें हाकारी के सीक्रेट फाइट क्लब की लोकेशन बताता है और सावधान रहने के लिए बोलता है क्योंकि हाकारी के फाइट क्लब में काफी कर्स्ड यूजर्स मौजूद हैं। मेगुमी को टेंगन से पता चलता है कि हाकारी सॉर्सरर्स की लड़ाई करवाता है इन फ्रंट ऑफ नॉन सॉर्सरर्स टू मेक मनी, जो कि जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स के सीक्रेसी आर्टिकल्स को वायलेट करता है। अब मेगुमी और यूजी फाइनली फाइट क्लब की बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं। मेगुमी यूजी को कपड़े चेंज करने का बोलता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर हाकारी को पता चला कि ये जुजुत्सु हाई से हैं तो वो भाग निकलेगा। यूजी मजाक में पूछता है कि वो लोग भला कब जुजुत्सु वालों के साथ हैं सिंस वो गोजो को सपोर्ट करते हैं। मेगुमी बोलता है कि भाई हम ग्रे जोन में हैं और ऐसा सिर्फ हाकारी को लगता है बुद्धू, हम एक्चुअली जुजुत्सु वालों की तरफ से नहीं हैं। अब गैराज में हाकारी के सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोकते हैं। मेगुमी अचानक से बड़े बड़े झूठ बोलकर गार्ड्स को कन्विंस करता है कि हम यहाँ फाइट क्लब में पार्टिसिपेट करने आए हैं। गार्ड्स फाइट क्लब मूवी की रेफरेंस देते हुए बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता फाइट क्लब का पहला रूल है दैट यू डू नॉट टॉक अबाउट फाइट क्लब। मेगुमी झट से बोलता है कि उसने उस बंदे को कत्ल कर दिया था जिसके मुंह से इस फाइट क्लब का गलती से जिक्र निकला। गार्ड्स अचानक से बुद्धू बन जाते हैं क्योंकि हाल ही में उनका एक फाइटर गायब हुआ था। मेगुमी यूजी का नाम दर्ज करवाता है एज अ फाइटर सिंस ही थिंक्स ही इज बेटर देन हिम। साथ ही गार्ड्स को हाकारी की कॉल आती है जो सिर्फ यूजी को अंदर आने की परमिशन देता है। मेगुमी फिर भी उसके साथ आगे बढ़ता है। रास्ते में वो अपने प्लान की सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। मेगुमी बाहर रहकर पार्किंग लॉट में छानबीन करेगा जबकि यूजी पूरी बिल्डिंग में झांकातांकी करेगा और हाकारी से मिलने की कोशिश करेगा। मेगुमी यूजी को झूठ बोलने का कहता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उनकी असलियत सबको पता चल गई तो उनके हाकारी के मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे और फिलहाल ये बहुत जरूरी है कि वो हाकारी को ढूंढकर उसे अपने साथ कलिंग गेम में शामिल करें, क्योंकि यूटा ने साफ साफ बोल दिया है कि हाकारी उससे भी ज्यादा ताकतवर है। कलिंग गेम्स को भी सिर्फ 9 दिन रह गए हैं, अगर उन्होंने इन दिनों में पार्टिसिपेट ना किया तो वो लोग मारे जाएंगे। अब यूजी फाइनली अंदर पहुंचा है जहाँ वो गार्ड से चपड़ी चपड़ी बातें करके हाकारी की जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है। गार्ड उसे सबसे पहले 2 मेन रूल्स बताता है। रूल नंबर 1 इज दैट यूजी इज नॉट अलाउड टू रन अवे। वो सिर्फ वही फाइट करेगा जहाँ ऑडियंस उसे देख सके। और दूसरा रूल ये है कि वो अपनी कर्स टेक्निक्स नहीं यूज कर सकता। बुद्धू यूजी को लगता है कि ये रूल सेफ्टी के लिए बनाया गया है, इसलिए वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि उसे कोई मसला नहीं है अगर वो टेक्निक्स यूज कर भी लेगा। गार्ड उसी वक्त उसे याद दिलाता है कि उनकी ऑडियंस नॉन सॉर्सरर्स है, व्हिच मींस वो उनकी
की कर्स टेक्निक्स को नहीं देख सकते। अगर वो होने वाली फाइट देख ही नहीं सकते तो वो इंटरेस्ट कैसे देंगे, और अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं देंगे तो वो कैसे पैसा निछावर करेंगे। आगे बढ़ते हुए वो यूजी को फाइनली बताता है कि हाकारी से तब ही मिला जा सकता है जब आप उसको इम्प्रेस कर जाओ और वो आपके लिए फेक फाइट्स प्लान करे। यानी कि हाकारी पैसों के चक्करों में मैच फिक्सिंग भी करवाता है और उन मैचेस को एंटरटेनिंग बनाने के लिए वो मैचेस की स्क्रिप्ट खुद लिखता है। यूजी जल्द ही रिंग में उतरता है अपने ओपोनेंट से लड़ने के लिए, ये सोचकर कि आज तो उसे हाकारी को इम्प्रेस करना ही है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसका ओपोनेंट और कोई नहीं अपना पैंडा ही है। पैंडा भी उसे देखकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें हाकारी दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड किरारा के साथ मॉनिटर रूम में बैठा होता है। उसे पैंडा के पास मैचेस से यकीन हो गया है कि पैंडा को हराना आसान काम नहीं, मगर उसकी बात गलत निकलती है जब पैंडा यूजी के साथ इशारों में हारने का प्लान बना लेता है। वो यूजी बहुत ही बेकार किस्म की फेक फाइट करते हैं एंड शैडो बॉक्सिंग करते हैं। यूजी छलांगे लगाकर हर स्टोरी पर जाके ऑडियंस के सामने फाइट करता है जिससे क्राउड बहुत ही एंटरटेन होती है और चीयर करती है। इन द एंड पैंडा खुद नीचे गिर जाता है और हार खा लेता है, जिससे हाकारी इंप्रेस होकर यूजी को अपने पास बुलवाने का अंदेशा अपने गार्ड को देता है। किरारा उसे पूछती है कि वो भला कैसे किसी से भी मिलने को तैयार हो गया है। वो उसे बोलता है तुम मेरी सिक्योरिटी जो मौजूद हो तो मुझे कैसा डर। वो किरारा को भेजता है टू रिसीव यूजी। दूसरी तरफ पैंडा पार्किंग लॉट में मेगमी को मिलता है और बताता है कि कैसे वो इस फाइट क्लब में फंस गया था इन ऑर्डर टू अप्रोच हाकारी। वो बताता है कि हाकारी मॉनिटर रूम में बैठता है जिसके ऊपर किरारा ने एक ऐसा बैरियर बना रखा है जो सबको उस रूम से उतना ही दूर करता जाता है जितना कि वो उस रूम के करीब होना चाहे। इसी वजह से पैंडा ने बहुत कोशिश की मगर वो बैरियर नहीं तोड़ पाया और हाकारी को नहीं कन्फ्रंट कर पाया। उसे अब यूजी की टेंशन होने लगती है सिंस उसे मालूम है कि यूजी अपना कवर इजीली ब्लो कर देगा सिंस उसे झूठ बोलना नहीं आता। अब किरारा यूजी को रिसीव करती है और हिकारी के ऑफिस में ले जाती है। हाकारी एक अपॉर्चुनिस्ट निकलता है जो कि यूजी को जॉब ऑफर करता है। वो बोलता है कि मेरा 1 घंटे के लिए काम करने से तुम मिलियंस बना सकते हो, मगर क्या काम है वो जानने के लिए तुम्हें मुझे 2 लाख देने होंगे। बातों ही बातों में वो यूजी को बताता है कि उसकी यही स्कीम है लोगों से पैसे बटोरने की, और दूसरी ये कि वो गैम्बलिंग पसंद करता है। वो गैम्बलिंग सिर्फ पसंद ही नहीं करता बल्कि उसे अपना पैशन और असूल मानता है। उसे लगता है कि गैम्बलिंग खुद बुरी चीज नहीं है बल्कि लोग इसे तभी बुरा मानते हैं जब वो इसमें हारते हैं। लिहाजा वो सबको एक झूठी तसल्ली देकर उनके पैशन को गैम्बलिंग के थ्रू कंट्रोल करना चाहता है। वो यूजी को बोर्ड में पोजीशन भी ऑफर करता है, ये बोलते हुए कि मुल्क के जो हालात हो रखे हैं बिकॉज ऑफ सोर्सरर्स जिनका पर्दाफाश हो गया है एंड हेडक्वार्टर जो हिल चुका है, ये सब का फायदा उठाते हुए वो अपने इलीगल बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है। वो यूजी के लिए शराब भी निकालता है मगर यूजी मना करता है पीने से, ये बोलकर के वो अंडर एज है। हाकारी को लगता है कि यूजी इसलिए नहीं पी रहा क्योंकि इसको बहुत जल्द चढ़ती है। अचानक से हाकारी को किरारा की कॉल आना शुरू हो जाती है जो बंद होने का नाम नहीं लेती। हिकारी उसको इग्नोर करते हुए गोजो को याद करता है और बताता है कि गोजो भी ऐसा बंदा है जिसको बहुत जल्दी चढ़ती है। यूजी एकदम नर्वस होकर उसे बोलता है कि भाई गोजो कौन है, वो पहली बार ये नाम सुन रहा है। ये सुनते ही हाकारी को उस पर शक हो जाता है और वो उसे कहता है कि सोर्सर होते हुए तुम्हें गोजो का नहीं पता, इसका मतलब तुम सच में जुजुत्सु हाई की तरफ से हो। इससे पहले यूजी अपनी उसे स्टोरी एक्सप्लेन करे, हाकारी उस पर हमला बोल देता है और बताता है कि किरारा उसे फोन के थ्रू इशारा ही कर रही थी कि यूजी इज अ मोल। और इसी के साथ हमारा 5वां एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है मेगमी से जो कि शैडोज में मूव करते करते हाकारी के फाइट क्लब की सिक्योरिटी को एम्बुश करते दिखाई देता है ताकि वो फाइट क्लब के अंदर घुस सके। प्लान को आगे बढ़ाने के लिए पैंडा भी उसकी मदद करते दिखाई देता है जो कि 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने क्यू रखते करता है। जो ही वो उसके पास आते हैं पैंडा उन्हें पलक झपकने से पहले मार गिराता है और मेगमी को लेकर मॉनिटर रूम की ओर बढ़ता है ताकि वो दोनों यूजी को बचा सके क्योंकि उन्हें मालूम है कि यूजी ज्यादा देर हाकारी के सामने नहीं टिक पाएगा सिंस ही इज टू इनोसेंट टू लाई। अब वो रास्ते में किरारा को गुजरते देखते हैं। पैंडा उसे देखकर एकदम सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये हाकारी के साथ क्यों नहीं है, यानी लाजमी कुछ गड़बड़ है। इतने में ही किरारा भी पैंडा और मेगमी को देख लेती है। उसकी मेमोरी इतनी शार्प होती है कि वो मेगमी को गैराज वाली सीसीटीवी फुटेज से फौरन पहचान लेती है। वो सोचती है कि अगर पैंडा इसे अंदर तक ले आया है इट मींस कि ये सब लाजमी जुजुत्सु हाई वालों की तरफ से किसी एजेंडा के साथ यहाँ आए हैं। साथ ही उसे याद आती है कि बाप रे पिंक पानो वाला लड़का भी इन्हीं लोगों के साथ आया था, यानी यूजी भी जुजुत्सु वालों की तरफ से है। वो फौरन से हाकारी को फोन करती है तो मेक हिम अवेयर अबाउट यूजी बीइंग एन इम्पोस्टर। उसकी यही कॉल पिछली एपिसोड में कॉन्टेक्स्ट ऐड करता है कि किरारा को कैसे शक पड़ा यूजी लोगों पर और उसने क्यों हाकारी को एपिसोड 5 के एंड में कॉल की और कैसे हाकारी उसकी कॉल के आते ही यूजी पर टूट पड़ा। नाउ मूविंग ऑन, मेगमी किरारा को कॉल मिलाते देख उस पर हमला कर देता है। वो अपनी 10 शैडोज कर्स टेक्निक इस्तेमाल करता अपने शिकिगामी डीमन डॉग को समन करता है जो कि किरारा पर हमला करता है। जो ही वो डॉग किरारा के पास पहुंचता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स उसे पीछे की तरफ पुश करती है जिससे वो जहाँ मेगमी के ऊपर गिरता है। इससे मेगमी को रियलाइज होता है कि पैंडा ने उसे पहले ही बताया हुआ था किरारा की कर्स टेक्निक के बारे में, वो क्या पावर होल्ड करती है। साथ ही किरारा को भी याद आता है कि उसने पैंडा को पहले ही मार किया हुआ है अपनी कर्स एनर्जी से, सो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो उसे दूर भागना शुरू कर देती है। पैंडा जो उसका पीछा करता है वो उतना ही किरारा से दूर होता चला जाता है। मेगमी एकदम से उसकी टेक्निक फिगर आउट करना शुरू कर देता है। उसे धीरे धीरे समझ लगती है कि किरारा ने अपने कर्स से उसे और उसके शिकिगामी डीमन डॉग को एक साथ ही मार किया हुआ है। लिहाजा वो इस चीज का फायदा उठाते हुए अपने शिकिगामी किरारा के आगे समन करता है जिसके साथ वो खुद भी किरारा के आगे पहुंच जाता है। और मेगमी किरारा को बताने की कोशिश करता है कि वो जुजुत्सु हाई के एल्डर्स की ऑर्डर पर नहीं आए बल्कि उनको हाकारी की मदद चाहिए। मेगमी उसकी अटेंशन में टोक्यो के करंट हालात आता है और उसे बताता है कि जुजुत्सु हाई टेररिज्म का शिकार हो गया है जिसकी वजह से सब जगह बैरियर्स कॉलोनीज पर छा रहे हैं और उन्हें बैटल ग्राउंड में तब्दील कर रहे हैं। ये सब सुनते किरारा मेगमी को याद करवाती है कि हमला पहले उसने किया। मेगमी फौरन से टॉपिक चेंज करके उनकी तरफ ले आता है कि आखिरकार उनका जुजुत्सु हाई वालों के साथ अड्डा क्या है। पैंडा मेगमी को बताता है कि जुजुत्सु हाई के एल्डर्स पुराने ख्यालात के खूबसूरत बुड्ढे हैं जिन्हें उनकी मरी हुई दोस्त नोबरा की कर्स टेक्निक जैसी टेक्निक्स अच्छी लगती हैं और समझ में भी आती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि
टाइम के साथ साथ टेक्निक्स इवॉल्व हो रही हैं और ऐसी न्यू चीजें सामने आ रही हैं जो कि वो बूढ़े लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें खत्म करना चाहते हैं। अब किरारा इसकी मिसाल देती है हाकारी की कर्स टेक्निक और डोमेन एक्सपेंशन का हवाला देते हुए। उसकी कर्स टेक्निक और डोमेन दोनों ही एक जैकपॉट मशीन की तरह है जो उसके शरीर में 4 मिनट और 11 सेकंड्स के लिए इनफिनिट कर्स एनर्जी बनाती है, जिससे वो इस समय के अंदर इमोर्टल बन जाता है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो मर नहीं सकता। और यही वजह है कि जुजुत्सु हाई के बुड्ढों को ये टेक्निक हजम नहीं हुई, बल्कि वो इसे थ्रेट समझने लगे, जिसकी वजह से हाकारी को स्कूल छोड़कर भागना पड़ा और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए इलीगल फाइट क्लब और गैम्बलिंग शुरू करनी पड़ी। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कौन एक अच्छी लिविंग और ज्यादा पैसे नहीं बनाना चाहता। मैगमी अब किरारा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो ये सब एक्सेप्ट करता है और हाकारी की मदद चाहता है, और वो ये भी बार बार बताता है कि वो उन बुड्ढे कंजर्वेटिव्स की तरफ से नहीं आया। किरारा को फिर भी ये सब झूठ लगता है और वो मैगमी से पूछती है कि उन लोगों के पास तो गोजो जैसा इंसान मौजूद है जो कि उनका पिछवाड़ा तक धो देता है अगर कोई छोटा सा भी मसला हो जाए, और उन्हें हाकारी की क्या जरूरत है। मैगमी अफसोस के साथ उसे अपडेट करता है कि शिबुया इंसिडेंट में गोजो को सील कर दिया गया था, जिसकी वजह से बात इधर तक आ पहुंची है कि उन्हें हाकारी जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स की जरूरत है। अब यहाँ किरारा ऐसी शक्ल बनाती है जिससे पैंडा और मैगमी को ये बात कंफर्म हो जाती है कि किरारा उन्हें बिलीव नहीं करती, इसलिए वो लड़ाई दोबारा कंटिन्यू करते हैं ताकि किरारा को हरा सके और उसकी अटेंशन गेन कर सके, सिंस वो ही सिर्फ एक ऐसी है जिसकी बात हाकारी सुनेगा। दोस्तों, यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं सीन्स को छोड़कर किरारा की कर्स टेक्निक को आसान शब्दों में समझाने वाली हूँ। तो किरारा की कर्स टेक्निक का नाम लव रॉन्डेवू है और वो इस टेक्निक के द्वारा अपनी कर्स एनर्जी रिलीज तो करती है मगर उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती, इसलिए वो रैंडम चीजों या लोगों को मार्क कर देती है अपनी एनर्जी से, यानी निशान लगा देती है अपनी कर्स एनर्जी का, जिसका असर बाद में दिखाई देता है। एक मर्तबा वो चीजों या लोगों को मार्क कर दे तो वो एक दूसरे को छू नहीं सकती, उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स एक दूसरे से दूर कर देती है, जैसे कि पैंडा और मॉनिटर रूम का दरवाजा। वो चीजों या लोगों को एक साथ भी मार्क कर सकती है, जैसे कि उसने अभी मैगमी और उसके डॉग को एक साथ ही मार्क किया था, जिससे वो एक दूसरे को छू सकते हैं। लेकिन अगर अलग से मार्क किए हुए लोग एक दूसरे तक पहुंचना चाहें तो उन्हें सारी मार्क चीजों या लोगों से एक ऑर्डर या कह लो कि एक सीक्वेंस के साथ गुजरना होगा, जो कि किरारा ने खुद डिसाइड किया हुआ होगा। मैगमी किरारा से फाइट करते समय खुद ही ये टेक्निक धीरे धीरे फिगर आउट कर लेता है, थैंक्स टू हिज स्टेप सिस्टर, जिसने उसे सितारों की कॉन्स्टलेशन के बारे में एजुकेट किया हुआ था इन टाइम्स व्हेन टोजी और उसकी दूसरी बीवी अपने अपने बच्चों को छोड़कर भाग निकले थे और मैगमी अपनी स्टेप सिस्टर के साथ अकेला रह गया था। अब बैक टू द टेक्निक, किरारा भी सितारों की कॉन्स्टलेशन का हिसाब रखती है। वो इन जनरल एक सदर्न क्रॉस कॉन्स्टलेशन का ज्यादा इस्तेमाल करती है। इस कॉन्स्टलेशन को पढ़ा जाए तो हमें पता चलता है कि इस कॉन्स्टलेशन में 5 स्टार्स होते हैं, सबका एक अपना ही यूनिक सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए किरारा अपने टारगेट्स को मार्क करती है। अब मैं इस टेक्निक को बेहतरी से समझाने के लिए एग्जांपल दूंगी। मान लो कि किरारा सबसे पहले मैगमी को मार्क करती है, उसके बाद 3 और चीजों को मार्क करती है और लास्ट में अपने आप को मार्क कर देती है, तो मैगमी उस तक तब तक नहीं पहुंच पाएगा जब तक वो बीच की 3 मार्क कर्स्ड ऑब्जेक्ट से गुजर न जाए, और वो भी एक सीक्वेंस में, यानी जो चीज नंबर 2 पर मार्क है मैगमी को उसी से पहले गुजरना होगा, वरना वो नंबर 3 वाले मार्क्ड ऑब्जेक्ट या इंसान तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। यानी ये कह लो कि उसे किरारा के मार्क किए हुए ऑब्जेक्ट्स का सीक्वेंस भी फिगर आउट करना होगा कि कौन सी चीज किस नंबर पर उसने मार्क की है। वंस मैगमी को ये पता चल जाए तो वो आसानी से किरारा तक पहुंच सकता है और उससे कांटेक्ट कर सकता है। बैक टू द एपिसोड, मैगमी अब किरारा की मार्क सीक्वेंस को फिगर आउट कर लेता है क्योंकि उसे सदर्न क्रॉस कॉन्स्टलेशन की याद आ जाती है। वो अब किरारा की मार्क किए हुए ऑब्जेक्ट से गुजरता हुआ फाइनली किरारा तक पहुंचता है, जिसे अब वो छू सकता है। वो उसे फौरन से पिन डाउन करता है जमीन पर, जिससे वो शांत हो जाती है और अपनी हार एक्सेप्ट कर लेती है। अब मैगमी उसके आगे झुककर उसे माफी मांगता है और उसे एक बार फिर बताता है कि उन लोगों को हाकारी की मदद चाहिए। अचानक से कोई बंदा हवा में उड़ते हुए मैगमी और किरारा के बाजू में आकर गिरता है। जब उस बंदे की शक्ल नजर आती है तो पता चलता है ये तो अपना भाई यूजी है। मैगमी एकदम डर जाता है और उसका साथ देने लगता है, मगर यूजी सबको साइड पर रहने के लिए बोलता है। वो जानबूझकर हाकारी से मार खाता है और उससे फाइट बैक नहीं करता टू गेट हिज अटेंशन। किरारा मीठी आवाज में हाकारी को रुकने का बोलती है और कहती है कि एटलीस्ट सुन तो लो कि वो लोग उसकी मदद क्यों चाहते हैं। हाकारी यूजी से कहता है कि अपना पैशन शो कराओ कि आखिर क्यों तुम इस हद तक जा रहे हो उसकी अटेंशन पाने के लिए। यूजी एकदम सैड होकर बोलता है कि वो किसी चीज के बारे में पैशनेट नहीं है, कि उसका पैशन मर चुका है जैसे टोक्यो के हालात चल रहे हैं। वो फिलहाल मशीन के अंदर फिट होने वाले एक कॉग की तरह काम कर रहा है जो कि मशीन को चलाने में मदद करता है, और यही इस एपिसोड का नाम भी है। बस वो उसी तरह शहर में फिर रहा है और सारी कर्स टेक्निक को एक्सरसाइज कर रहा है ताकि शहर को नुकसान से बचा सके। पहले हाकारी को ये बात समझ नहीं लगती और वो उसे मजीद मारता है। उसे एक समय के बाद रियलाइज होता है कि यही यूजी का पैशन है कि वो बुराई को खत्म करना चाहता है। अब वो यूजी को बोलता है कि वो उसकी बात सुनने को तैयार है, मगर वो सेल्फिश भी है। उसे पता है कि जब किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान की मदद चाहिए होती है तो उसका यही मतलब है कि वो दूसरे इंसान को अपने साथ खतरों में धकेल रहा होता है। किरारा फिर से हाकारी को आवाज लगाती है कि तुम एकदम हीट अप हो रहे हो जो कि तुम लोगों की मदद करने से पहले होते हो। हाकारी फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है ये सब और मैगमी लोगों को इशारा करता है नीचे बुलाने के लिए टू कट अ डील। उनकी बात खत्म होते ही कलिंग गेम की तरफ से एक कोगानी नामी शिकिगामी उन लोगों के पास आता है और अनाउंस करता है कि किसी प्लेयर ने अपने पॉइंट्स का कोटा पूरा करके गेम में एक नया रूल ऐड किया है, यानी कि एक 9th रूल ऐड हुआ है। कलिंग गेम के रूल्स की एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पर कर रखी है, लिहाजा उसको लाजमी चेकआउट कर लेना टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय एक्सप्लेनेशन। अब इस नए रूल के मुताबिक सब लोग जो गेम में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबको रिवील कर दी जाएगी, यानी सब प्लेयर्स एक दूसरे की पर्सनल इन्फो, फॉर एग्जांपल उनके पॉइंट्स, उनका नाम, वो कौन सी कॉलोनी से हैं या उन्होंने कितने नए रूल्स ऐड किए हैं, ये सब देख सकते हैं। ऐसा घटिया और फालतू रूल किसने ऐड किया है ये एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है। तो ये रूल एक हाजिमी काशिमो नामी 400 साल पुराने सोर्सरर ने बनाया है जो कि एक नए शरीर में जन्म लेकर सुकुना को ढूंढने आया है, मगर कलिंग गेम में फंस चुका है। उसका कोगेनी उसे बताता है कि वो इतने लोगों का कत्ल कर चुका है कि
उसके पॉइंट्स 200 हो गए हैं, यानी वो 2 न्यू रूल्स ऐड कर सकता है। लिहाजा काशिमो पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सपोज करने वाला रूल ऐड करता है ताकि वो फजूल लोगों पर टाइम ना वेस्ट करे और सुकुना को जल्द से जल्द ढूंढ सके।